प्रणाम मित्रों। वंशज चिकित्सा प्रशिक्षण अभी इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा और हमारे साथ में जो लोग ऑनलाइन चिकित्सा प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके साथ में हम चर्चा और संवाद करेंगे। आप में से अगर कोई भी लोग सीधे जुड़ना चाहता है तो जूम लिंक जो है ना, हमने कमेंट में सुबह से 3-4 बार फेसबुक आईडी पर डाल दी है, तो जो वो लोग चर्चा कर रहे हैं आप उनके साथ में सुन सकते हैं। उसने आपको बोला है, उससे आप जी धीरे धीरे और उसकी जानकारी निकलवाएंगे। तो जितना आप रोगी को जानोगे उतना ठीक है। अच्छा आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। अभी ये मेरा स्क्रीन शेयर चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या चार्ट वाला? गुरुजी, हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ जो लोग भी बोलेंगे वो कोशिश करेंगे कि अपना वीडियो ऑन करें संभव हो। दूसरा ये है कि आप अपना वीडियो को हटाएं नहीं, ठीक है, हिलाए नहीं। सीधा सही है कि फोन को आप स्टैंड पर रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जो बात की है सबसे क्रॉनिक यानी बात, पित्त और कफ, दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर होगा। जब भी हम किसी भी बीज को जमीन में बोते हैं तो बीज जब अंकुरित होता है तो वो अपनी दिशा सीधा ऊपर की तरफ लेके आता है या जमीन के नीचे पहले जाता है? किसकी तरफ जाता है? जबकि आना उसको किधर है? ऊपर आता है। आना उसको ऊपर है, लेकिन वो सबसे पहले जमीन के नीचे जाता है, ठीक है। तो अब नीचे जाने के लिए क्यों वो नीचे जा रहा है? पहले वो क्या समझता है कि जहां पर मैं हूं उसके नीचे क्या है, ठीक है। जब हम यानी हमारे नीचे का मतलब हमारे अंदर क्या है, वो दाएं बाएं भी जा सकता है, नहीं, पहले अपने पैरों को ही वो देखता है, नहीं हमारे नीचे क्या है, मेरा जो अस्तित्व है। नीचे जाने का मतलब मेरा जो अस्तित्व है वो किस पर टिका है, हमें पहले उसको समझना है। अगर हमने अपने उस अस्तित्व को नहीं समझा तो आप ये चीजें भूल जाइएगा कि कभी भी हम बाहर की चीजों को समझ नहीं सकते। मैं क्या हूं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की मान सम्मान जो होता है या समाज में या घर में पूछ या आव भगत होती है, किसके लिए? सुंदरता की वजह से। कितने प्रतिशत? 1-2%। वही आव भगत या पूछ जो होती है वो उनके गुण धर्म की वजह से होती है। तीसरा, वहां पर उनकी जो पूछ या उनकी जो आव भगत या उनका जो मान सम्मान वो होता है उनकी पद प्रतिष्ठा के लिए। ये 3-4 कारण ही हैं। इन 3-4 कारणों में से एक भी कारण स्थायी नहीं है। सुंदरता आज है, कल नहीं भी रहेगी। पद प्रतिष्ठा आज है, कल नहीं भी रहेगी। ज्ञान आज आपका है, क्या कल वो रहेगा या नहीं रहेगा? वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन दिमाग में कभी कुछ बात एक अलग है कि आप पथ भ्रष्ट हो जाएं तो नहीं कह सकते, अन्यथा वो ज्ञान आपको रहेगा। यानी ज्ञान है तो मुक्ति है। तो ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्ञान का मतलब क्या है कि आप चीजों को अगर समझ रहे हैं। किसका ज्ञान? तो हमें हमारे जीवन का जो मूल ज्ञान है वो क्या है, वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सेम हमारी जो प्रकृति है वो एक पौधे की तरह कि हम जिस पर टिके हैं उसका अस्तित्व क्या है, ठीक है। उसको हमें समझना होगा कि वो अस्तित्व आखिर है क्या। मतलब कितना सरल है, यानी मेरा अपना कुछ नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है, तो जो शास्त्र हैं हमारे वो आपको जमीन से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? एक अनाज की तरह जमीन से जोड़ते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करने वाले लोग अगर धर्मशील है यानी अपने कर्तव्य का निर्वयन कर रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कि मैं एक प्रमाण आपको दूं, शनि ग्रह जो है वो कौन से तत्व में है? सब लोग जानते हैं शनि वायु में है। शनि वायु है या वायु को कंट्रोल करता है? स्वयं में क्या है वो?
जल तत्व वायु है। स्वयं में क्या है वो? तो शनि के प्रकोप से वायु बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। जैसे अभी हमारे साथ में कुछ ज्योतिष के आचार्य भी होंगे अभी हैं? बढ़ती है वायु से। अच्छा, शनि यानी ब्रह्मांड का सबसे दूरस्थ ग्रह क्या है? कौन सा है सबसे दूरस्थ ग्रह? यानी जो सौर मंडल है, उस पूरे सौर मंडल में जो सबसे आखिरी परत में जो राउंडिंग कर रहा है वो कौन सा ग्रह है? शनि। यानी शनि का जो क्राइटेरिया है, शनि का जो दायरा है वो सबसे बड़ा है, उसका जो समय है वो सबसे ज्यादा समय उसको लगता है। एक राशि में उसका भ्रमण काल कितना होता है? 12 साल। 12 साल 30 महीने होता है एक राशि। कोई बात नहीं, ये देख लेना, क्योंकि हम उसमें अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा समय वो लगाता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो जिसका क्षेत्रफल बड़ा है तो वो किसको कवर कर रहा है? वो स्वयं में क्या है, यानी स्वयं क्या है? आकाश। जो बड़े क्षेत्रफल को कवर कर रहा हो, देख रेख कर रहा हो, जो बड़े क्षेत्रों के काम कर रहा हो, वो स्वयं में क्या है? आकाश। स्पेस। स्पेस मतलब आकाश। और आकाश जो है, एक छोटे से ट्यूब में हवा भरी आपने, वही हवा एक बड़े ट्यूब में आप भर दो तो उस हवा का कोई अस्तित्व रहेगा? स्पेस किसको न्यूट्रल करता है? वायु को। वायु को। स्पेस अगर आप बढ़ा दो तो वायु जो है, हवा जो है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो शनि वायु का कंट्रोलर है, ना कि स्वयं में वो वायु है। समझ में आ रहा? ये बात मैं इसलिए यहां पर ध्यान केंद्रित करता हूं कि जैसे कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि वात की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था है, और वात की सर्वोत्तम जो चिकित्सा है वो मालिश है। यही है ना? और मालिश हम स्वाभाविक रूप से किस उम्र में करते हैं? बाल्यावस्था में। तो वृद्धावस्था वात से कैसे जुड़ गई? जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो आपके बेस को, पूरे ब्रह्मांड को समझाने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे शास्त्र कहते हैं कि वात वृत्ति से जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो संस्कृति है कि जो बहुएं हैं वो सास की तेल मालिश करती हैं, बिना तेल मालिश करे सोती नहीं है, इस तरह का जो रिचुअल्स है, तो ये भी तो कनेक्ट नहीं कर रहा है वृद्धावस्था से वात को, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की तेल मालिश कराने का हमारे घर में परंपरा रही है, और बच्चों के भी तो नियमित रूप से होते हैं ना। ठीक है, बहू सास की करे न करे, अगर आपने बच्चे की मसाज करने में चूक कर दी तो उसका जीवन कैसा होगा? हाँ, वहाँ प्रभाव अधिक पड़ेगा, यहाँ प्रभाव कम पड़ेगा। वहां प्रभाव, बाल्यावस्था में प्रभाव अधिक पड़ेगा अगर चूक हो गई तो। ठीक है, तो अब इसको हम बात को कैसे समझे? बात को हम वृद्धावस्था से जोड़ें या युवावस्था से जोड़ें या बाल्यावस्था से जोड़ें? जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाल्यावस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि वायु जो है वो गति को बढ़ाती है, तो बालक चंचल होता है, देखिए वायु प्रकृति होगी। दोष को संभालना ही चिकित्सा है, बिगड़ने के बाद संभालना वो चिकित्सा नहीं है। तो जो आपकी ऊर्जा है वो उसको संभालने में लग जाएगी, तो जो आपका कैरियर है ना, जो आपका खुद का व्यक्तित्व निखारने का जो ऊर्जा लगनी चाहिए वो आपकी खत्म होगी, और इसके बाद जब आपकी वो ऊर्जा उसको संभालने में, आप यानी ठीक करने में अगर आप लगाएंगे, तो फिर आगे का जो लक्ष्य है वो भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, और भ्रम जो है वो जल तत्व विकृत होगा, और इस हमारे पूरे ब्रह्मांड में
जल कितने अधिकता है, कितनी है जल की अधिकता? 1/3, 70%। यानी 1/3 बाकी की चीजें हैं, बाकी 3 हिस्से में जल ही जल है। और जो चीज विकृत हो रही है, अगर खराब हो रही है, तो वो फिर उसकी पार्टी में जाएगी जिसकी संख्या ज्यादा, यानी भ्रम। ठीक है, तो भ्रम लोगों में बढ़ चुका है। ठीक है, उम्र भी कम हो रही है, वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी आ रहे हैं। और हमने उन्नति कितनी कर ली है, एक वीडियो मैंने शेयर किया था कि आजकल के युवाओं ने इतनी उन्नति कर ली है कि जो हमें 50 साल के बाद मिलना चाहिए था, 60 साल पे मिलना चाहिए था, वो हम 10, 15, 20 साल में ही क्या अचीवमेंट हमने क्या किया है। जो हमें 50 साल मेहनत करने के बाद मिलता था, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, वो आज हम 20 साल में क्या घुटना दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, नींद ना आना, ये कितनी उम्र के बाद आपको मिलते थे? 60-70 साल के बाद ही तो मिलते थे। और आज हम लोगों ने कितनी उन्नति कर ली है, 15, 20, 30 साल में ही प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्नति के पथ पर तो हम बहुत आगे हैं। ठीक है, अब यहां से जो प्रकृति है, ध्यान रखिएगा, प्रकृति आपकी मेंटल बॉडी को, यानी सूक्ष्म शरीर को एक्टिव करती है। प्रकृति, और प्रकृति का विश्लेषण ही हमारे शास्त्रों में है। और प्रकृति को अगर आप समझ गए तो पुरुष को समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है। और पुरुष, प्रकृति को समझा हुआ पुरुष, उसको किसी डॉक्टरेट की जरूरत नहीं है, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं। तो वात को हमें सुधारना है बाल्यावस्था में। ठीक है, तेल, मालिश, अभ्यंग इत्यादि जो करना है वो बाल्यावस्था में करना है। और बाल्यावस्था में यह बताया जाता है किसी भी चीज के कुछ रूप होते हैं, वो विषय वस्तु आप खाएंगे या लगाएंगे। तो बाल्यावस्था में तेल, घी खाना वर्जित बताते हैं कि अभी तेल या घी इस बच्चे को ज्यादा मत खवाओ। ऐसा मानते हैं, कितनी माताएं मानती है इस चीज को? बाल्यावस्था में बच्चे को घी, लौनी ये बहुत कम खिलाते हैं, लेकिन तेल, मालिश बहुत ज्यादा करते हैं। तो बात जो है वो बाल्यावस्था में है। बाल्यावस्था में हमें किस चीज का ध्यान रखना है? तो बात, पित्त और कफ। और पित्त जो है हमारा वो युवावस्था में है, कफ जो है वो हमारा वृद्धावस्था में है। ठीक है, यहां पर शास्त्र का मत और मेरा थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये जीवन जीने के लिए प्रयोग में है। ठीक है, बंदूक को छुपा के रखा जाता है, लेकिन जब चलती है तो जग जाहिर हो जाती है। ठीक है, रोग को दबाने के तरीके या ठीक करने के तरीकों में भिन्नता है। इसी तरीके से इस विज्ञान को समझने का जो कला और तरीके हैं वो एकदम भिन्न हैं। जिस तरीके से आज हमारे देश और समाज में इन चीजों को बताया या समझाया जाता है, उससे एकदम अलग है। और उसका प्रमाण यह है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, एक से एक हाईएस्ट बुद्धि के लोग, स्वास्थ्य को ठीक करने में, समाज को ठीक करने में, संस्कृति को ठीक करने में, सभ्यता को ठीक करने में, अवस्था को ठीक करने में, चमक लाने में, जवान दिखने में, अच्छा खाने में, एक से एक बड़ा पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति लगा हुआ है। लेकिन परिणाम कितने आ रहे हैं? क्या परिणाम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो हम चीजों का निर्वयन कर रहे हैं, जो तरीका है हमारा, वो ही उल्टा है। कम से कम किसी ना किसी का तो, किसी साधु, बाबा जी, मठ का, मंदिर का, ब्राह्मण का, किसी धर्म गुरु का कोई ना कोई तो तरीका ऐसा होता जो लोगों को ठीक कर देता, तन से या मन से। लेकिन कर नहीं रहा। उसका कारण सिर्फ क्या हो गया है कि जो धर्म गुरु थे हमारे यहाँ,
जो धर्मशास्त्र थे उनको पढ़ने का जो तरीका है वो हम बिना समझे, और समझ आप कैसे सकते हो, जब आप प्रकृति के साथ में जुड़ जाओ। अब आप प्रकृति और मिट्टी की बात करो, जल तत्व की और पृथ्वी तत्व की बात करो, ठीक है, और आप बैठे हो एयर कंडीशन कोठी में, क्या समझ में आएगी? क्योंकि पृथ्वी यानी सानिध्य से आपके शरीर में कुछ एंजाइम एक्टिव होते हैं, ठीक है, सानिध्य से। जैसे आप सानिध्य में गए, कुछ एक्टिविटी आपकी इंटरनल बॉडी करती है, वो बिना सानिध्य के कर नहीं सकती है। तो बात यानी बाल्यावस्था, सीधा सा आप नोट कर सकते हैं इसको। तो अब हमें पहले समझना पड़ेगा, यानी अवस्थाएं को तो हम समझ गए हैं। तो पित्त हमारा किससे बनता है और कफ हमारा किससे बनता है? जैसे कि कफ, कफ कफ सीधी सी अगर मैं बात करूं तो कफ का सीधा संबंध किससे है? लंग्स से, फेफड़े से है। अगर फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया तो जीवन मुश्किल में होगा ना। और जीवन मुश्किल में होने का खतरा, एक बड़ा बूढ़ा 70-80 साल का मर गया तो ज्यादा मुश्किल काम है, या कोई 20-22 साल का युवा मर गया? किस पर ज्यादा गंभीर कष्ट दुख और होगा हमें? 20-22 साल का, क्योंकि वो उस अवस्था में नहीं था। अब उसके जो लंग्स है वो कमजोर हो गए, वो कफ के प्रभाव में आ गया है, तो वो तो मर गया, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वृद्धावस्था में हमें ध्यान रखना है कफ का, कि कफ हम पर हावी नहीं हो, ठीक है। और बाल्यावस्था में हमें ध्यान रखना है कि हम पर बात हावी नहीं हो, ठीक है। और युवावस्था में ध्यान रखना है कि हमारा पित्त हावी ना हो। अब यहां पर पंचतत्व चिकित्सा की मैं बात करूंगा, यानी तत्वों की बात करूंगा। तो कुछ लोग वात प्रधान है, कुछ लोग पित्त प्रधान है, और कुछ लोग कफ प्रधान है, ठीक है। तो वात पित्त और कफ, यानी उनका जन्म जो है, तत्व जो है वो वात प्रधान है, किसी का कफ किसी का पित्त। इसको हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमें समझना होगा वो ये समझना होगा कि ये सिद्धांत क्या है। बाल्यावस्था में अगर आपकी कहीं हड्डी टूट गई, मोच आ गई, कहीं मुड़ गया, कुछ और हो गया, तो रिकवरी अच्छी होगी। या फिर आपकी वृद्धावस्था में कहीं हड्डी चोट मोच आ गई तो ज्यादा अच्छी रिकवरी होगी। रिकवरी कब, किस पर ज्यादा, किस उम्र में? और बच्चे तो बताते भी नहीं है कि मुझे कहीं चोट लग गई है, गिर जाते वापस उठ जाते हैं। और बड़े बूढ़े थोड़ी सी भी अगर लग गई तो बाइंग में उनकी हालत जुड़ता भी मुश्किल है, ठीक है। तो अब बात का हमें जो ध्यान रखना है वो किस अवस्था में ध्यान रखना है? बाल्यावस्था की टूटी हुई हड्डी के, तो उस समय तो जवानी थी, कहीं चोट वोट लग गई, उस समय समझ में नहीं आई, अब बुढ़ापे पर ये परेशान। अगर वो आपने ट्रीट उस युवावस्था पर ही कर लिया होता तो क्या वो बुढ़ापे पर परेशान करता? नहीं करता, ठीक है। तो एक विषय हमारा ये हो गया कि वात पित्त कफ, बाल्य युवा और वृद्ध अवस्था, सत रज और तम, ठीक है। सत रज तम पर हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले जो यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है, वो अभी दिख रहा है ना आप लोगों को? यहां से करना एक बार इसको हाईलाइट, चार्ट कहां पर है? स्क्रीन शेयर मैंने किया था, मैंने किया हुआ था, ये है ना, अभी दिख रहा है चार्ट क्या हमारा? ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा अभी। हाँ मिनिमाइज करो, चार्ट तो दिख रहा है अभी, बस मुझे भी दिखना चाहिए।
बस यही खेल है कि जो हमें दिखता है वो दूसरे को नहीं दिखता है, जो दूसरे को दिखता है वो हमें नहीं दिखता है। तो अभी हमारे सिस्टम पर हमें नहीं दिख रहा है, और हमें जब तक नहीं दिखेगा ना तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। जो हमें दिखता है वो सबको दिखता है। हाँ, सोच ये होती है। सोच ये होती है कि जो हमें दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। आ तो रहा है, ये हट रहा है। यहाँ पर एक साइड वो आता था और एक साइड वो आता था। हाँ, चलिए अभी दिख रहा होगा चार्ट, ठीक है। फुल स्क्रीन है गुरु जी, चार्ट तो दिख रहा है, फुल स्क्रीन है। आप फुल स्क्रीन इससे ज्यादा नहीं होगी शायद, इसमें जूम नहीं हो रही है स्क्रीन ना। आप मुझे भेज दो, शेयर कर दूं। हाँ, मैं आपको आपको भेजता हूँ, ठीक है। मुझे भेज दो, मैं शेयर कर दूं। और आप अपनी शेयरिंग बंद कर देंगे गुरु जी। यहाँ से अपनी शेयरिंग बंद करेंगे, टेलीग्राम मुझे दीजिएगा। इसमें नई लॉगिन करना है। ठीक है, अभी ये देखिएगा कि दो दिशाएं हमारे पास हो गई हैं। पहले तो हम शरीर को थोड़ा सा समझ लेंगे, एक चीज। दूसरा ये है कि हम बात पित्त कफ के आधार पर तत्वों को समझो। अभी किधर चलना अच्छा रहेगा, आप लोगों का क्या मंतव्य है उधर बताएं। दो विषय हो गए हैं यहाँ पर। बात पित्त कफ को पहले समझना है या इस शरीर को हमें पहले समझना है? अभी वाला जो ग्रुप है मीनू दीदी, उसमें भेज दिया गया है वो चार्ट को, और आप उसको जो है ना एक बार लगा दो। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर बंद करूँ? ठीक है, बंद। ठीक है, अभी दीदी लगा रही हैं तो मैं एक बार चार्ट को ही लेता हूँ, फिर मैं बात करूंगा बात पित्त कफ पर। कॉपी पेन आप सबको थोड़ा सा नोट करना होगा, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, इसको भी यह साइड में लाओ भैया। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए तो अभी इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। इसमें देखिएगा, ये जो पहली परत है वो यहां पर डिपेंड करती है। पहले आप जब सबसे पहले बीमार होते हैं, ठीक है, सबसे पहले शरीर में शुरुआती जो बीमारी लक्षण है वो कहां से शुरू होते हैं? महाकारण देह अथवा सूक्ष्म अयम। सूक्ष्म अयम क्या है ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। यानी सीधी सी मैं बात करूं तो ईश्वर से विलग होने की भावना, ठीक है। ईश्वर से, और ईश्वर क्या है? ईश्वर को हमने आपने से किसी ने नहीं देखा। ईश्वर मतलब, ईश्वर की उपाधि हमने किसको दी हुई है? अपने माता पिता को या बुजुर्गों को, क्योंकि जो पहला देवता या गुरु है वो कौन है? माता पिता है। और इनको हमने पहला भगवान समझा, यानी उनसे अलग होने की। तो जो माता पिता भगवान है वो हमें कैसे जो है ना करते, यानी अयम अयम हमारे अंदर आ गया कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वही सर्वोत्तम है। तो यानी ईश्वर से अलग होने की जो भावना प्रबल जैसे ही आपकी हुई,
तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपकी पहली परत ये टूट जाएगी। ठीक है, दूसरी परत टूटने का, अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। माता पिता की जो परंपरा थी पहली, और यहां पर मैं बात को भी जोड़ता हूं, वायु। तो बात जो तत्व है, यानी बात जो दोष है, वायु जो है, सीधी सी बात करूं तो दो तत्वों से मिलकर के बना, यानी बात दोष जो है वो दो तत्वों से मिलकर के बना है। पहला जो तत्व है वो आकाश है और दूसरा वायु। आकाश और वायु के मिश्रण को, जहां पर आकाश और वायु दो चीजें हैं, ठीक है, वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, बात। ये लिख लेंगे। ठीक है, और मैं कई बार अक्सर ये बोलता हूं कि जो रोग, जो बीमारी, जो समस्या आपकी गंभीर है, उसको देश काल परिस्थिति के द्वारा आप ठीक करो, क्योंकि ये देश काल परिस्थिति से ही हमारी बीमारी आई है। ठीक है, और जो बीमारी देश काल परिस्थिति से ठीक नहीं हुई है, वो आप ये ध्यान रख लेना, कभी भी किसी भी दवा, गोली, इंजेक्शन से ठीक नहीं हो सकती। आप में से बहुत ऐसे लोगों के अनुभव होंगे जो ये कहते हैं कि मैं मायके चली जाऊं, या बुआ के यहाँ, या फूफा के यहाँ, या कहीं और, तो मैं स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाता हूं या हो जाती हूं। ऐसे कितने अनुभव हैं आप लोगों के? अगर स्थान आपका बदल जाए तो आप ठीक होते हैं। गुरुजी, मेरी सिस्टर है, वे जब मुगलसराय में रहती है तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, लेकिन वो पंजाब चली जाती है तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और खूब घूमती है। तो जैसे मुगलसराय आती है उनका फिर दर्द और पीड़ा चालू हो जाती है। ये मेरा अनुभव है, आपका नहीं है, लगभग सभी का अनुभव ऐसा ही है, ये ध्यान रखिएगा, सबका। देश काल परिस्थिति से लगभग 95% रोग ठीक हो जाते हैं। अब वो बात एक अलग है कि आपने उस परिस्थिति में 20 साल रहे और आप 10 दिन के लिए किसी देश काल परिस्थिति को आपने चेंज कर दिया। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि गुरुजी 10 दिन हो गए, अभी तो कुछ विशेष खास फर्क नहीं है, बीमारी क्या है क्या ये पता ही नहीं है, समस्या कब बढ़ती घटती है ये भी नहीं पता है, कि जब आप आए थे तब क्या समस्या थी, कि ना ये जो रह गया वही मेरा मेन है। ऐसा ही होता है, यानी जब आए तो कुछ और, यानी जो चीजें आपने 20 साल में बिगाड़ी हैं वो 10-20 दिन तो उसके लिए शायद पर्याप्त नहीं होंगे। तो इसमें एक दूसरा विकल्प हमने जो तैयार किया है वो ये किया है कि आप पहले इसको सीख लो, सीखने के बाद कुछ समय के लिए इधर आ जाओ, बाकी के समय में आप अपने घर परिवार में उन चीजों को संभालते रहो और करते रहिएगा। तो बात जो है वो बना है आपका आकाश और वायु दो तत्वों से, क्योंकि मैं 5 तत्वों की यहाँ बात करूंगा और 5 तत्वों के आधार पर ही चिकित्सा करूंगा। तो यहां पर जो इस शरीर में पहला भाव दिख रहा है, ईश्वर से बिलग। ईश्वर से बिलग का मतलब हम अपने माँ बाप की परंपराओं से अलग हो गए हैं, एक चीज। और आज का ईश्वर भी भ्रष्ट हो गया, पहले वाला ईश्वर अब नहीं रहा। ईश्वर की एनर्जी कुछ लोगों में थी, कुछ अवस्थाओं में थी और कुछ रिश्तों में थी। कैसे? बालक को आप जब भी छोड़ेंगे तो किसी कंजेस्टेड एरिया में आप छोड़ेंगे या बड़े से स्पेस में छोड़ेंगे? बालक कंजेस्टेड एरिया में रहना पसंद करता है या खुले स्पेस में? किसमें करता है? खुले स्पेस में। बालक कभी चुप बैठ सकता है क्या? कभी शांत बैठ सकता है? तो उसके अंदर यानी वो जो प्रारूप है, बालक जो है वो बालक नहीं है, वो बात दोष है। बात दोष का जीता जागता वो प्रमाण है, क्योंकि वो दोनों ही गुण उस बालक में है। और उस बात दोष को कंट्रोल करने का जो साधन है वो क्या है, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपके पास आपके दो तत्व हैं, वायु और आकाश, तो आप क्या है? आप बात हैं। ये नोट कर लें, ठीक है। नाड़ी विज्ञान एक अलग है, वास्तु एक अलग है, ज्योतिष एक अलग है, आयुर्वेद एक अलग है, पंचकर्मा एक अलग है, पंच महाभूत एक अलग है। और इन सभी को समाकरण यानी सभी का जो
अपने आप में समावेश बनाए हुए है। वो सिर्फ 5 तत्वों से ही इनका स्तंभ है। तो मैं बात पित्त कफ पर बात करता हूं, उसके आगे भी 4 कदम, उनके अंदर एक एक चीज का विश्लेषण करके हम आपको आगे चलेंगे और लास्ट में हम कोशिश और प्रयास ये करेंगे कि आपको उनको ठीक करने के लिए किसी विशेष औषधीय विकल्प की आवश्यकता ना पड़े, बशर्ते आप उसको समय दें जितना चाहिए। तो बालक जो है वो बात प्रदान है, यानी बात है स्वयं में, ठीक है। तो हमारे ईश्वर यानी हमारे माता पिता और बुजुर्गों ने पहली बीमारी है, ध्यान रखिएगा, क्या उन्होंने एक परंपरा बनाई थी, यानी आकाश और वायु। तो आकाश को कंट्रोल करने के लिए और वायु को कंट्रोल करने के लिए, तो आकाश जो है ना वो वायु को कंट्रोल करता है। आकाश वायु। बच्चे को ध्वनि बहुत पसंद है, बच्चे के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके अंदर आवाज आ रही हो। जैसे जैसे अवस्था से वो बढ़ता चला जाएगा, फिर उसको आवाज नहीं चाहिए। जब तक वो बिल्कुल अपनी बाल्य अवस्था में है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने, यानी ज्यादा से ज्यादा साल भर के ऊपर का बच्चा आवाज पसंद नहीं करता। ऐसा नोट किया? झुनझुना जो होता है वो कितने बड़े बच्चों को देते हैं? 4-6 महीने के लिए। यानी ध्वनि, यानी वो स्वयं में आकाश है। कब तक उसको झुनझुना देते हैं? कि जब तक वो चलना फिरना नहीं कर पाता है, जब तक वो एरिया को कवर नहीं, यानी यहां बैठा ला और वो आपके पूरे कमरे में जब घूम जाए, जब तक वो नहीं घूमता है तब तक वो झुनझुना, यानी उसको आकाश यानी शब्द उसके कान को एक्टिव करना है। और जैसे ही वो कमरे में घूमना फिरना कर लिया, यानी चलने फिरने लग गया, फिर उसको झुनझुना पसंद आता है क्या? खुला स्थान चाहिए। फिर उसे झुनझुना पसंद नहीं आएगा। फिर उसको क्या चाहिए? फिर उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, काम चाहिए उसको, क्योंकि वो वायु है। अगर काम नहीं मिला तो काम की परिधि एक अलग अलग है। और इस समय मैं मानता हूं कि सबसे जो मुश्किल भरा जीवन है, सबसे मुश्किल भरा जीवन है जब आप रिटायर हो गए घर से, परिवार से, नौकरी से, यानी आपकी जो वानप्रस्थ आश्रम की तरफ आप गए नहीं। अब आप पर ना तो घर के पूछ रहे, ना कोई घर की जिम्मेदारी, किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो अवस्था काटना दुनिया का सबसे बड़ा बन जाता है कि नहीं? क्या मैं सही कह रहा हूं? आप लोगों को समझ में आ रहा? यानी बात फिर बिगड़ता है जब आपके पास कोई काम, और कब बिगड़ता है? यानी कुछ क्रियाएं हैं, वो व्यवहार, वो क्रियाएं, वो विचार आप पर अधिकांश किस अवस्था में हावी होता है। आप अगर शुरू से सुनेंगे तो समझ में आएगा, और तो ही आप इसको जोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं कोशिश करता हूं, हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि आप छोटे छोटे क्लिप बना के सोशल मीडिया पर डालो ताकि लोग जुड़ेंगे। लोग जुड़ेंगे वो हमारे किसी काम के तो नहीं होंगे। अब यहां से आप समझिएगा कि तो जो बात हावी होने की, यानी निगेटिव बात, यानी हर चीज के 2 बिंदु, एक पॉजिटिव और निगेटिव। तो वो निगेटिव बात आपका कब, किस अवस्था में हावी होता है? जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की अवस्था में, यानी जैसे आप 60, 55, 60, 65, 70, उस समय जब आपके पास कोई काम नहीं, लेकिन वृद्धावस्था में नहीं, बिल्कुल वृद्ध नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आप जब रिटायर्ड हो गए तो आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए। अगर काम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है आपका, तो आप बीमार पड़ेंगे। अब आप लोग ईमानदारी से आप बताओ कि जो कोठी बंगलों में रह रहे हैं और जिनके बालक बच्चे सामर्थ्य हैं और जिनकी उम्र 55, 50, 60 साल है, दुनिया में सबसे पागल दुखी व्यक्ति, बाबूजी हमारे पास बैठे हुए हैं, ये रिटायर्ड होकर के आए हैं, ठीक है, इनका अनुभव है। और धन्यवाद इसके लिए भी कि यहाँ ये जब से आए हैं तब से अपने पूरे देश काल परिस्थिति का आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल बदल दिया हर कार्य में, सबसे आगे। हाँ, हर कार्य में ये,
और मतलब बदलते हुए जीवन के क्रम में। और जो हमारे पीछे दीवार भी दिख रही है ना, ये इन्हीं की लिपि हुई है, यहाँ का पूरा परिधि को चेंज कर दिया। ठीक है, तो बात निगेटिव बात, यानी बात अब हावी हो गया है, तो इनको काम चाहिए। ठीक है, इनको अब पैसे की इच्छा नहीं, कुछ कमाने की इच्छा नहीं, पर ये फ्री नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिएगा, जिससे आपको कुछ अर्निंग ही नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं उसके रिटर्न में, कुछ नहीं चाहिए, उस अवस्था को झेल पाना बहुत मुश्किल काम है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पेंशन मिल रही है, हमने जो कमा लिया वो पर्याप्त है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें टाइम पास करना है। क्या करना है? टाइम पास, यानी समय को व्यतीत करना है। और महाभारत में क्या है कि मैं समय हूं, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ समय के अनुसार हो रहा है। तो वहां भी बात हावी हो रहा है, लेकिन वो बात ऐसा है जो आपने जिंदगी भर किया है, वो सारे विचार वहां पर आएंगे। और एक बाल्यावस्था का जो बात है, वो बात आपसे काम ढूंढ लेगा, मतलब उसको काम चाहिए ही चाहिए, और अगर काम उसे नहीं मिला तो वो ढूंढ लेगा। ठीक है, और जो वृद्धावस्था वाला काम है, बात होता है, वो काम न तो ढूंढ पाता है ना कर पाता है, क्योंकि उसका मन ही ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ में बहुत यादें जुड़ चुकी हैं। अब उसको क्या चाहिए? उसको फिर हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। इसलिए मेरी इच्छा ये भी है कि जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं ना और हमें कहीं से सुन रहे हैं, तो भैया अपने खाने पीने को खर्चा बहन करो, अपनी जिम्मेदारी उठाओ, हमारे ढोरे आ जाओ, क्योंकि हम भी अगर तुम्हें खवाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हम खिला देंगे। अगर ऐसे भी कुछ लोग आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम उस जिंदगी भर जो कमाया है उसका क्या करोगे? और फिर भी अगर बालकन को दे करके आ रहे हो, वो बालक जो तुम्हें तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसे बालकों का भी सहयोग करना मुश्किल है। तो अभी मैं आप सब लोगों के माध्यम से सभी को ये चाहता हूं कि जो लोग थोड़े से वृद्ध हैं और रिटायर्ड हो गए हैं और बात उनका बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, तो भैया वो बरसाने आ सकते हैं। 2 4 6 10 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, अगर अपना समय सदुपयोग करना चाहते हैं। यानी ये अवस्था जो है वो हमारी होती है किसकी? वानप्रस्थ आश्रम की। आश्रम कितने हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ में हम क्या करते हैं? वानप्रस्थ में हम वो करते हैं कि जिंदगी में जो चीजों की याद हमारे, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि अगर आपके जीवन में कोई भी व्यवहार अगर आपके संपर्क में आ गया है तो वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है। निरोधस्य चित्त प्रति यति योगा, यानी योग क्या है कि जो चित्त प्रति के अंदर भरा है उसको हमें हटाना है। हटाना है तो हमें उसके बिल्कुल विपरीत काम करना है, जो हमने किया है उसके ठीक उल्टा, मन भाव विचार से, खास करके विचारों, यानी वानप्रस्थ आश्रम है। तो यहां पर हमारी जो कोशिश है, यानी सभी के लिए साधारण है कि जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ आप जाएं या जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे काम करो जो बिल्कुल आपके निजी स्वार्थ से, अब हमने अपने घर परिवार समाज या खुद के लिए किया है तो दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर बात को सहारा चाहिए। ठीक है, बात को संभालने के लिए सहारा चाहिए, और बाल्यावस्था में बात को संतुलित करने के लिए, यानी उसको हमें खत्म नहीं करना है, वहां पर हमें खत्म करना है बात को वृद्धावस्था पर, और बाल्यावस्था पर बात को सहारा देना है। तो मसाज से बात को सहारा मिलता है। तो हमारे बुजुर्गों ने, जो भगवान है, जो चार्ट में दिखाया गया कि पहली परत हमारी वहां से टूट जाती है, यानी पहली परत को मैं बाल्यावस्था, यानी धीरे धीरे इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि 0 से 5-10 साल ईश्वर, और बच्चा जो होता है उसका ईश्वर के प्रति कितना अटूट विश्वास होता है। उसे आग, नदी, धूप, धूल, धुआं, जहर, कुछ भी हो, वो किसी की परवाह करता है क्या? ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास होता है, और ईश्वर उसके आगे पीछे केयर करने के लिए पूरे घर को लगाए रखता है। तो बात विकृत ना हो, बात संतुलित रहे,
तो उस बच्चे को कहीं कहीं तो 5-5 साल तक, नहीं तो 6-8 महीने, साल भर तो बच्चे को नया कपड़ा नहीं पहनाते थे। थी ये परंपरा। हाथ के बने हुए कपड़े, ध्यान रखिएगा। और बालक बच्चे एक समान, जो प्रक्रिया बाल्यावस्था में बच्चों के साथ की जाती थी वही सेम प्रक्रिया वृद्धावस्था में बुजुर्गों के साथ की जाती थी। अब तो भैया हाथ के बने नहीं, मोटा खाओ मोटा पहनो, ये चीज पित्त के समय युवावस्था में समझ में नहीं आती है। बाल्यावस्था में कुछ लोग हमारे जो भगवान होते थे, माता पिता, वो हमसे करवाते थे, और वृद्धावस्था में हम उसको खुद फॉलो करते थे, क्योंकि मोटा खाओ मोटा पहनो, मोटा खाने पहनने का मतलब हाथ का बना हुआ वस्त्र। तो बाल्यावस्था और वृद्धावस्था दोनों ही अवस्था में ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप हाथ के बने हुए वस्त्र धारण करना ही करना है। अगर ये आप पूरे अवस्था में, यानी सभी अवस्थाओं में धारण करते हैं तो सर्वोत्तम है। फिर आप किसी भी प्रकार की गुलामी में नहीं आओगे। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में अगर आप ये पहन रहे हैं हाथ के बुने हुए कपड़े, यानी पुराने कपड़े या हाथ के बुने हुए कपड़े जैसे बच्चों को पहनाते थे, तो आपका जिंदगी भर बात कभी भी विकृत नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, वो बच्चों को चोट मोच एक्सीडेंट इत्यादि नहीं होगा। और अगर वही वस्त्र वृद्धावस्था में आप पहनते हो तो आप गुलाम नहीं बनेंगे। किसके? जो ऐड आ रहे हैं हमारे फोन में, जो हमें दिख रहा है कि क्या घर में लाना, क्या नहीं लाना, कैसे जीना, क्या करना, यानी वो जो विचार है, जो समाज का माहौल है, अगर आप हाथ के बने हुए कपड़े पहनते हैं तो वो हावी नहीं होंगे। और वृद्धावस्था पर अगर आपने हाथ के बुने हुए कपड़े पहने, जो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ परंपराएं हैं, तो फिर आप जो आपकी वृत्ति में घर कर गई चीजें हैं, दैनिक जीवन के, नहीं पूरे जीवन की जो क्रियाएं हैं, वो आपकी चित्तवृत्ति से निकल जाएंगी। नहीं, निरोधस्य इति योगा, यही योग है। जब वो सारी चीजें निकल जाएंगी, और उसके लिए कुछ साधन है, साधना, सानिध्य और हमारे संस्कार। संस्कार क्या है कि बाल्यावस्था के कुछ संस्कार हैं, कुछ वृद्धावस्था के हैं, कुछ आश्रमों के अलग अलग, यानी जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं सबके अलग अलग संस्कार है। संस्कार है ना, यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, यानी वो 16 संस्कार हैं। फिर अगर आप सन्यास किस संप्रदाय में जा रहे हो, वैष्णव संप्रदाय में जा रहे हो, गौड़ीय मठ में जा रहे हो, निम्बार्क में जा रहे हो, अलग अलग है ना, फिर उनकी सबकी अलग अलग वेशभूषा है, यानी वो भी एक संस्कार है। तो ये जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं जो हमारे दिमाग में चला है, उनको हम सबको भुला दें। और भूल कहां आप समझ सकते हो, आप रिलैक्स कहां रह सकते हो, जहां पर किसी भी प्रकार का आप पर कोई भी स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस है तो क्या आप उन चीजों को भूल सकते हो? संभव है क्या? भूल सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारी कुटिया का सबसे पहला जो नियम है कि कभी सो, कभी जगो और कभी खाओ। यहां पर कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप सवेरे जग जाओ, उठ जाओ। बाकी हर जगह जहां वृद्धाश्रम है, आश्रम है, संस्थान है, कहीं भी कुछ भी हो, वहां पर एक नियम है। नियम है। यहाँ तो जब तक तुम्हें 9 बजे 10 बजे नींद खुल रही है तब तक अपने सो, जब तक तुम्हारा मर्जी है तब तक आप जगो, जब मर्जी है तब आप गोबर की मिट्टी की लिपाई करो, जब मर्जी है तो आप झाड़ू लगाओ, जब मर्जी है तो आपको करना क्या है? वो कोशिश की है कि आप वो सारे कामों को, तो यानी स्वतंत्रता अगर आपके जीवन में है, खास करके उस अवस्था पर जब आप किसी काम के, घर परिवार और समाज के नहीं रहे हैं, खास करके घर परिवार के, तो उस समय आप पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, खाने पीने सोने जगने किसी भी प्रकार का। और कर भला होगा भला, उस समय सेवा कर ले। अगर वही अवस्था को आपने सेवा बना लिया, ध्यान रखिएगा कि वृद्धावस्था पर अगर आप सेवा कर रहे हैं, ध्यान मन ध्यान में तो लगेगा नहीं, पूजा पाठ और जप में तो, क्योंकि वो जिंदगी भर की यादें हमारे दिमाग में घुसी पड़ी हैं, वो कभी भी निकल जगह ही नहीं रहती। जगह। अगर आप पूरे दिन लगे रहे, जैसे अभी आप पूरे लिपाई ये सब कुछ की, कुछ याद आया घर परिवार का,
यानी फिजिकल हमें लगना है। और ऐसा वृद्धावस्था में बताते हैं कि अवस्था अगर आपकी कमजोर हो रही है, कहीं भी कोई भी घुटना कमर कंधा यानी कुछ जाम हो रहा है, तो एक्सरसाइज आप करो, यानी लगे रहो, बैठो। अगर बैठ गए तो वो विचार हावी होंगे। तो इसलिए बुढ़ापे पर डॉक्टर इत्यादि सब कहते हैं कि इसकी थोड़ी सी तेल मालिश, इसको हिलाते रहो। मतलब मालिश की इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन आप चलते रहो, चलते रहोगे तो शरीर एक्टिव रहेगा, और शरीर जब एक्टिव रहेगा तो फिर आपको दर्द और तकलीफ यानी वो ऑर्गन आपका जाम नहीं होगा। इसके ठीक अपोजिट देखो, वो जो वृद्धावस्था से अपोजिट में जो बाल्य अवस्था है, उस समय माता पिता भाई बहन जितने भी आपसे बड़े हैं, वो आपको किसके लिए फोर्स करते हैं? शांत हो जा, चुपचाप नहीं बैठा जाता, तो चुपचाप बैठ, एक जगह बैठ, हमेशा यही फोर्स होता है उस पर। और वृद्ध आदमी है, कोई 60-65 साल का है, उसको हमेशा फोर्स करते, घूम आया करो, तुम पूरे दिन बैठे रहते हो, थोड़ा सा घूम भी आया करो। मतलब दोनों ही बात में है, एक को हमें फोर्स करना पड़ रहा है, किसके लिए? कि तू चुपचाप बैठ, ये मत करो, और दूसरे को हमें फोर्स करना पड़ रहा है बात ही। लेकिन एक बात कम है और एक बात ज्यादा है। एक को हम पैदा करना चाह रहे हैं, एक से हम फायदा लेना चाहते हैं, और एक से हमें, अगर वो बैठ गया एक ही जगह, अगर बड़ा बूढ़ा बैठा रहा, तो घर वालों को डर है कि कहीं जगह कमर कंधा घुटने जाम हो गए तो हमें सेवा करनी पड़ेगी। चलते रहोगे तो चलते रहने का मतलब, अब कहां चल सकते हो और काम क्या सब करना है। और आप ध्यान रखिएगा कि आप ऑफिस में, और आपने बड़ी सी कोठी और बंगला और गाड़ी और घोड़ा और घर मकान दुकान और बहू और बिटिया और नाती और पोते, वे कहा करेंगे? तुम्हारे पास काम ही नहीं है, सवेरे उठो तो पार्क जाओ, फिर सवेरे संजा को फिर पार्क जाओ। अब तुम कहा रोटी बनाना सको, रसोई में तुम्हें घुसन नहीं दी है, जो पता नहीं जगह हाथ गंदे संदे है, इसको मत छूने दो, ये नहीं कर सकता है। कपड़े लत्ते तुम धुल नहीं सकते हो, गोबर मिट्टी लगा नहीं सकते हो, और कहा कर सकते हो? काम कुछ करने नहीं देंगे। तुम जाओ बाहर ही घूमो, बाहर ही घूमो। भयंकर बोरियत होती है। लेकिन हमने क्या कोशिश की है, शायद इससे नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि हमारे पास ये अभी मेरे पीछे भी दिख रही होगी गोबर मिट्टी की दीवार है ना, हमने ये बड़ा सा एक सिस्टम इस तरीके का बना रखा है। और यहाँ पर जो पहली चिकित्सा है वो यही है कि यहाँ आने के बाद आपको फ्री नहीं बैठने देंगे, क्योंकि बात के सबसे ज्यादा रोग बढ़े हुए। बात का रोग बढ़ने का मतलब, अगर आपके बॉडी में कहीं दर्द है तो आप समझ लो बात का रोग है। और उसका रोग खाली खोपड़ी शैतान का घर, बेकार अगर बेले आप बैठ गए। नहीं, बात को कंट्रोल करना है विचारों से या व्यवहार से। तो व्यवहार का मतलब आप चलते फिरते रहो। अब आपका बात कौन सा बिगड़ा है, बाल्यावस्था वाला या फिर वृद्धावस्था वाला? बढ़ाना है। दोनों अपोजिट हो गए हैं। बाल्यावस्था में हमें उसको कंट्रोल करके रखना है, और वृद्धावस्था में उसको स्वतंत्र छोड़ना है। अपोजिट होता है ना, बड़े बूढ़े से कहते हैं घूम फिर आओ, और बच्चे के कहते हैं कि तुम थोड़े से। मेरी समझ में आ रही है बात भैया, जो लोग भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं? कनेक्ट कर पा रहे हैं इन चीजों को? चलिए, इसका पालन करने में है सक्षम? कोशिश कर सकते हैं। तो कौन कौन आ रहा है वर्षा ने, बताओ, और हम गोबर मिट्टी और यहाँ करवा दें? पूरी कोशिश करूंगी गुरु जी आने की। बाहर आकर के अच्छा लगता है। कोई बात नहीं है, यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा आप जरूर कर लो। अगर ये आपने नहीं कर पाया तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारियों से निजात कभी भी मिल नहीं सकता, ये ध्यान रखो। क्योंकि जो वास्तविक ट्रीट है मैं उस पर बात करूंगा। तो ये जो पहला हो गया है आपका, पहला परत जो आपकी टूटेगी वो ईश्वर से बिलग होने की भावना है। यानी आपने जो हमारे बुजुर्गों के काम बच्चों के प्रति है, वो अगर बुजुर्गों ने नहीं किए तो पहला ही भावना है ईश्वर से बिलग होने की भावना जो आपकी प्रबल हुई, तो आप पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं बीमार होने की। दूसरी सीढ़ी जो है कारण देह अथवा बुद्धि, यानी निर्णायक और तर्क क्षमता, क्या हमारे हित में है और क्या हमारे हित में नहीं है, फिर आप भ्रमित हो जाएंगे। जैसे ही आप ईश्वर से बिलग होने की, जो भी मैं बात कर रहा था, गुलामी की बात कर रहे थे, शायद आप लोग सुन पा रहे हो। गुलामी कब
और आजाद आप जब होंगे तभी जब हाथ के बने हुए वस्त्र और बर्तन, तो वस्त्र जो है वो हमारे वायु से संबंध रखते हैं और बर्तन जो है वो हमारे आकाश से संबंध रखते हैं, और बात दो तत्वों से मिलकर के बना है, आकाश और वायु। तो वस्त्र और बर्तन, तो बच्चों के वस्त्र और बर्तन जितने पवित्र होंगे, आप समझ लीजिएगा कि ईश्वरीय सत्ता पर उनका पूर्ण भरोसा हमेशा होगा। और जिनके वस्त्र और बर्तन अगर बनावटी हो गए तो आप ये नोट कर लो कि उनको कभी भी ईश्वरीय सत्ता पर भरोसा। इसीलिए बाबा जी जो बनते थे वो एक कटोरा, एक लंगोटी या खुले हुए वस्त्र, यानी कम से कम वस्त्र और कम से कम बर्तन, अगर जिन व्यक्ति ने पालन कर लिया वो कौन बन गए? महापुरुष। महापुरुष बन गए ना, क्योंकि वो फिर ईश्वर से बिल्कुल नजदीक माने जाते हैं। वो बात एक अलग है कि पहुंचे ना पहुंचे, ठीक है। त्यागियों के जो है ना महल खड़े हैं, बाबा जियों के जो ये उपदेश, मतलब इतनी फिर उनके पीछे वो चीजें बहुधा होती हैं, वो एक अलग है। आज की बात और भाषा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी कोशिश है कि कम से कम करें। वो बात है कि लोग हमारे पास भी आकर के सवाल करते रहे, आपके पास व्यवस्था है उतनी अच्छी, लेकिन क्यों नहीं है इस पर कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ बरसाने आने की सोच भी रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं नहीं है। खुले छत पर आकाश के नीचे नहीं आपको बारिश में सोने देंगे, सर्दी गर्मी और बारिश का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ठीक है। भूखों भी नहीं मरने देंगे। तो बात को कंट्रोल करने के लिए आपके घर में अब कैसे इन चीजों को, तो वस्त्र और बर्तन आपके हाथ के बने हुए होने चाहिए और कम से कम होने चाहिए घर में, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं अभी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं? लगभग 43-42 लोग तो हैं ही हैं। कितने लोगों को पता है कि हमारे पास कितने कपड़े हैं? याद है किसके पास कितने सूट हैं? बताएं माँ बहन बेटियां। नहीं पता, एक भी ना बोलेगी अब। ना पता जी। हैं? 3 अलमारी भरी रहती है। कोई गिनती नहीं है। हाँ गुरु जी गिनती में तो 10 से कम ही है। हाँ, मुश्किल मुश्किल है। यहाँ बैठे हुए लोग तो कह रहे हैं आते ही नहीं है, कुछ आते नहीं है, कुछ मेरी 10 कपड़ों में रह जाए संभव ही नहीं है। नहीं रहा, नहीं रहा। जो रेगुलर पहनने के हैं उसमें वो 10 से कम ही है, 7 दिन के 7-8 ऐसे बाकी भरे हुए हैं। बाकी अलमारी में भरे पड़े। अलमारी में भी 2-4 सेट से अधिक है ही नहीं, वो स्टोरेज वाला मेरा कितना ही नहीं रहता है, वो 10 के अंदर ही रहती है घर के, स्टोरेज और रेगुलर दोनों। चलिए, और बाकी बहुत सारी बहनें हैं ना अभी हमारे साथ में। हाँ? हाँ, एक आध कोई है ऐसी। हाँ, हमारी मिसिस तो बूढ़ी है, कम से कम 50 जोड़ी कपड़े को पड़े। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि अभी आपको जो करना क्या है कि वस्त्र और बर्तन अपने घरों में कम से कम प्रयोग में लाएं। बस पहला नियम आपको ये बनाना है। इसके प्रयोग से होगा क्या कि आपका बात और यानी वायु और आकाश, दो तत्व आपके संतुलित होंगे, और अगर आपके दो तत्व संतुलित हो गए तो आप समझ लीजिएगा कि आप महापुरुष जैसे विचार, महापुरुष जैसी क्रियाएं, महापुरुष जैसा व्यवहार आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से आना शुरू हो जाएगा। और खास करके ये एक सच्चा आपकी वृत्ति में, बुद्धि में, जो चित्त में, मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी अंतःकरण में जिन चीजों ने छाप छोड़ दी है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो दूसरी परत है आपकी निर्णय प्रक्रिया और तर्क क्षमता। पहली परत अगर मजबूत है तो दूसरी स्वाभाविक रूप से आपकी मजबूत रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तीसरा जो है मनोदय अथवा मन, यानी भावनाएं, भाव और इच्छाएं, भावनाएं, भाव और इच्छाएं। अब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो किस भाव, भावना और इच्छा से कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ चर्चा ना करते हुए मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण और प्रमाण देता हूं कि मैं बरसाने आने से पहले, ठीक है, रोग को डिटेक्ट, डायग्नोस करने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाता था, ट्रीट करने में, डायग्नोस करने में,
उसके न जाने क्या क्या विकल्प देखता था, लेकिन बरसाने जब आए हैं उसके बाद से कोई विकल्प नहीं। ठीक है भैया, तू बता दे तेरी समस्या कब बढ़त है, बढ़ने वाले जैविक घड़ी के टाइम के आधार पर अंग पर लगा दियो। क्या खाने से बढ़े वो बता दे, कब बढ़े वो बता दे, उसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं। क्यों हुआ ये? क्योंकि भावनाएं, भाव और इच्छाएं, सिर्फ भावना ही हमारी बनी हुई है, भावना प्रबल हो गई है, ध्यान रखिएगा। भाव प्रबल हुए हैं, इच्छाएं प्रबल हुई हैं। जिस समय हमारे भाव, विचार और भावनाएं प्रबल नहीं होती हैं, यानी निगेटिव होती हैं, ठीक है, मैं अक्सर यहाँ बात करता रहता हूं कि भैया कोई अगर ऐसो व्यक्ति जिम्मेदारी यहाँ ले ले, यहाँ के खर्चे वर्चे मेंटेन कर करा ले, तो हम इस पूरे सिस्टम को ऐसे ही कर दो। लेकिन बाद में जब उसमें निर्णय करते हैं कि बोला कि ये अच्छा नहीं होगा, बेकार के बहुत आ जाएंगे, फालतू के जो बेले बैठे हुए हैं बिल्कुल घर पर, जो काऊ कर्म के नहीं है, घर वाले उनसे दुखी है। तो क्या है ये परिणाम क्यों आ रहे हैं? सिर्फ भावना पर। मेरा जो काम था देख वो मैंने कर दिया। सही जो इलाज है वो ये कि यहाँ से झाड़ू उठा, कुछ जंगल से गोबर ले आया, गौशालाएं भी हैं, कुछ मिट्टी लिया अपनी मिला ले, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीपने की एक्सरसाइज कर ले। हमारी लीप न लीप लेकिन कहूं कर तो ले। तो ये भावना सिर्फ ये प्रबल जब हुई, ये सभी तक लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो भावना जब तक थी तब तक हम बीमार थे। अब यह कि हमें वैसे जीनो है, और जो हमारे साथ आ रहा हो, अगर तुझे भी ठीक होना है तो भैया तू मेरे साथ, तू भी लग जा। तो हम यह बरसाने में कोशिश ये करते हैं अपनी कुटिया, अपने घर, अपने आवास में, कि मैं जो काम मुझे करना है। बंद हो गया क्या? थोड़ा सा वेट करेंगे मित्रों। थोड़ा सा वेट करेंगे, जो लोग भी अभी हमारे साथ इंस्टा या फेसबुक पर है। लाइट चली गई थी ना, थोड़ा सा वेट करेंगे, बस 1 मिनट का। और कोशिश करिएगा आप सब लोग अभी क्या नोट बना रही हैं या नहीं। दूसरा, ये प्रशिक्षण हमारा जूम मीटिंग पर चल रहा है। अगर आप में से किसी भी भाई बहन को इसको कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पर आपको एक नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, आप उस पर भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये सत्र शाम को फिर होगा और कल भी ये होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर जो लाइव चल रहा है हमारा फेसबुक पर, वहां नाम नंबर डाल देना, वो दीदी वाला। नंबर अभी आप लोगों को शेयर किया जा रहा है, कोशिश करिएगा कि उस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लें। तो अभी इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी यहाँ कुछ प्रश्न हैं फेसबुक पर। आशा शर्मा, अच्छे रहिएगा। शैली कुमार, अगर 45 की एज में ही बात, पित्त और कफ अनबैलेंस हो जाए तो क्या करें? उसके लिए आप कोशिश करिएगा कि इस विज्ञान को थोड़ा सा समझिएगा। शैली, समझेंगे और अपने विषय को अगर आप रखेंगे तो दोबारा से करेंगे। चलिए, बने हुए हाथ से बने हुए, आप उनको लाइए, उनको प्रयोग में लाइए। क्योंकि अभी आप देखो, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। नहीं, हाथ से बने, क्योंकि जैसे कि आपकी कढ़ाई है, पहले जमाने में क्या होता था, वो लोग कढ़ाई को हाथ से ठोकते थे ना। अभी क्या है, वो लोग एक शीट डालते हैं, मशीन में डालते हैं, वो कढ़ाई बना के बाहर आ जाते हैं। हाथ से बने मतलब जो लोग उसमें प्राण ऊर्जा डालते, तो हाथ से बने हुए बर्तन है, हाथ से बने हुए आपका जैसे मसाले हाथ से कुटे हुए होने चाहिए। आपके वस्त्र डेफिनेटली देखो, आज की दुनिया में हमारे पास आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा है। जी मीनू दीदी थोड़ा सा इसको मैं रोकूंगा। अभी बात पित्त और कफ, ये जो समीकरण है, ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं, ये पहले बताओ। कुछ लिखा है आपने बीच बीच में या नहीं? ठीक है, बात को पालना, ठीक है, और बात को संभालना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बात को पालना यानी बाल्यावस्था, और बात को संभालना
यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से पहले की अवस्था अगर मैं बात करूं, बिल्कुल वृद्ध नहीं, यानी बात को पालना और बात को संभालना, दोनों ही एकदम विपरीत अवस्था में है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहले बात की जो चिकित्सा है वो है मालिश, यानी बात की प्रारंभिक अवस्था, मसाज, ठीक है। अगर बात को पालना है इसीलिए मसाज करना, किसी भी दर्द में मालिश करना, ये मेरे सिद्धांत में अच्छा नहीं है, सभी के लिए नहीं है, बाकी कुछ कुछ परिस्थितियों में उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन आम धारणा ये बन गई है कि बस दर्द है तो मालिश करो, दर्द है तो मालिश करो। अब ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो दर्द है वो दर्द पालने वाला है या संभालने वाला है। अगर ये हमने नोट नहीं कर पाया और यही हम नोट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी गैस एसिड एसिडिटी, हमारी जो बीमारी है वो पालने वाली है या फिर संभालने वाली है, इसमें हमें भ्रम होता है। इसमें हमें जब भ्रम होता है, फिर जब हम चिकित्सा करते हैं तो फिर परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, अभी जिस बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसी कल्पना कभी जीवन में की? वैसे आप सब लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं करी गुरुजी। इसमें थोपा तो नहीं जा रहा है ना, ये आपके सारे जीवन के क्रम से जुड़ा हुआ, सारे का पूरा सिद्धांत या जो भी सत्र है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। ये हमें सीखना है, ये हमें समझना है। ये क्या करेगा कि जो आपकी पहली परत है, ईश्वर से विलग होने की भावना, यानी बीज की तरह, जैसे कि बीज जीवन में यानी पृथ्वी में पड़ता है तो वो सबसे पहले उस अस्तित्व को समझता है कि मैं टिका किस पर हूं, समझता है ना। तो इन्हीं सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम टिके किस पर है, जो शास्त्रों में है, जो विद्वानों के द्वारा यानी जो चीजें हैं वहां लिखी हुई हैं, उसका सही माने में अर्थ क्या है, वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम उस परिधि में रहें। कोठी बंगले और एसी कार में बैठ करके ये संभव नहीं है, यानी सानिध्य भी हमें चाहिए, परिस्थिति और परिस्थिति, परिधि और परिस्थिति दोनों का भी हमें आकलन होना चाहिए। और ये खास करके माँ बाप को सबसे ज्यादा दायित्व है अपने बच्चे के प्रति, छोटे से बच्चे के प्रति, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। माँ बाप, अगर आपके छोटे बच्चे यानी बाल्यावस्था में अगर आपने बच्चे का बात और पित्त, वो बात यानी वायु और आकाश विकृत किया, तो आप नोट कर लेना, आप उम्मीद ये छोड़ देना कि उसको कभी भी बात और कफ के, वो क्या नाम, आकाश के रोग नहीं होंगे, वायु और आकाश के रोग उस पर जिंदगी में हमेशा हावी रहेंगे ही रहेंगे। सीधी सी अगर मैं बात करूं उन बच्चों पर जिन बच्चों ने बाल्यावस्था में पुराने कपड़े नहीं पहने, उन पर वायु और आकाश के रोग हावी रहेंगे ही रहेंगे। और हमारे यहाँ तो इवन यहां तक परंपरा होती थी कि बच्चे को भोजन किस पात्र में कराना है, शायद कम आप लोगों को याद नहीं, बच्चों के बर्तन भी कुछ विशेष हुआ करते थे, कुछ चांदी के बर्तन भी हुआ करते थे, कुछ कुछ धातुओं के बर्तन भी हुआ करते थे, ठीक है। बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, वो एक पूरी परंपरा थी, ठीक है। तो वस्त्र, आप सब लोग बताओ ईमानदारी से, आप में से कितने के बच्चे नए कपड़े नहीं पहने हैं बाल्यावस्था में? आप में से कितने बच्चों ने, कितने के बच्चों ने, या कौन नहीं पहना रहा है, ऐसा है कोई? कोई नहीं है। तो आप ये बच्चों ने ज्यादातर पुराने कपड़े ही पहने हैं तो ठीक होंगे, वो आपका सम्मान करते होंगे अभी जी।
अगर मेरे नहीं बच्चों को भी पहनाया, पजामे पसंद है। अगर नहीं पहनाया तो ये ध्यान रख लेना कि वो बच्चे आपका लाइफ में सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि आकाश जो होता है वो आत्मीयता से जुड़ा हुआ तत्व होता है, और जिसके घर में अकाल मृत्यु होती है उसका आकाश बिगड़ता है, और आकाश बिगड़ता उसी का है, यानी मोह बहुत ज्यादा होता है। जो लोग घर और परिवार में बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, तो आप समझ लीजिएगा, मतलब आपका आकाश जो वृद्धावस्था में संभालना चाहिए था वो आप पाल रहे हो, जो बाल्यावस्था में पलना चाहिए था। पालना और संभालना, ये दोनों हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। तो अब कब करना क्या है, कब कौन सा तत्व बढ़ता बिगड़ता है, ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल, और मैं इसी काम में लगा हुआ हूं। हालांकि मुझे सलाह आती है कि यहाँ पर तेल मालिश के लिए कुछ पंचकर्मा का सेंटर कर दो, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा का कर दो, कुछ होम स्टे जैसा बना दो गुरुजी, और 10-20 कुटियां बना दो। मतलब हमें हमारा जीवन संभालना है या पालना है, ये निर्णय मैं करूंगा, कोई और नहीं करेगा। कर सकता हूं, मेरे पास बिल्कुल खुली गांव में आकाश की जमीन है, पहाड़ों का किनारा है, राधा रानी का गांव है, बढ़िया मीठा पानी है, खुली हवा है, होम स्टे बना दो, 1000 2-2000 तो दे ही जाएंगे, और इलाज भी कर रहा हूं तो वैसे भी हमारे पास भीड़ रहती है और बढ़ जाएगी, अच्छा खासा कमा लूंगा। पर इस अवस्था में हमें पित्त को या कफ को या बात को संभालना या पालना है, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यही हम नहीं समझ पा रहे हैं। फिर सबका पालन नहीं कर सकते, और इन सभी चीजों को पहला अगर परत, तो मैं यह जो बरसाने में कर रहा हूं ना, हम अपने जीवन में भी जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश सिर्फ इतनी है, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। फिर बंद हो गया ना आपका, कि अपने आप को एक बार स्वतंत्र छोड़िएगा, ठीक है। शायद वहां से लाइट नहीं मिल पा रही क्या। चलिए मित्रों, अभी ये सत्र हमारा पुनः 3 बजे से फिर ये लाइव करने की मैं कोशिश करूंगा, और आप में से जो लोग भी या जुड़ना चाहें, इसको कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अभी आपको नंबर भेज दिया जाएगा, उस नंबर से जुड़ करके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, और इस सत्र को आगे जारी भी रख सकते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनके जवाब दूंगा, उसको आप चालू करके एक बार दीदी को बोल देंगे, वो मीनू दीदी को ले लें। आशा शर्मा, मेरे बच्चे ने नहीं पहना नया कपड़ा, बहुत अच्छा है। भंवरलाल खोत, पशु चिकित्सा बावड़ी जोधपुर, बहुत अच्छा। अभी यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, तो आप सब लोग जो भी चाहें वो संपर्क कर लें। मधु शर्मा जी, गुरु जी बहुत कम है कपड़े मेरे पास, बहुत अच्छा है। सनातनी है, हम सादा, दंडवत प्रणाम भैया, अच्छे रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी बहुत से लोगों के कुछ कुछ प्रश्न भी हैं, अभी मैं उन पर चर्चा विशेष नहीं करूंगा, बस अभी सत्र को करना एक हमारा भी लक्ष्य और टारगेट है। तो जो लोग भी चाहते हैं वो लोग हमारे साथ प्रशिक्षण सत्र में आ जाएं, या नंबर भी दिया जा रहा है, आप चाहें तो उस पर संपर्क करना है।